फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड कैसे हो? सामने मेरा लड़का बैठा है, शिवम। शिवम नाम है इसका, वैसे घर का नाम डुग्गू है। तो बार बार जब भी मैं क्लास लेता हूं तो सामने बैठ जाता है वो। फिर उसको पता रहता है कि पापा आपने क्या पढ़ाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया आपने। उसको बोन्स के बारे में पता है कि बोन्स क्या होती है। अभी वो 4 साल का है और वो बोलता है कि पापा मेरा नाम लिया करो आप। जैसे मैं बोलता हूँ नर्सिंग विद मुकेश, तो वो बोलता है कि शिवम मेरा नाम लिया करो। तो फ्रेंड कैसे हो? थोड़ी सी उसकी बात बताए। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन। उससे पहले मैं बता दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। लंग्स कंप्लीट कर लिया था। जब लंग्स कंप्लीट किया तो फ्रेंड लंग्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, लंग्स की स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। क्या करता है? एयर को या ऑक्सीजन बोलो आप, एयर को हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू तक पहुंचाता है या सेल तक पहुंचाता है और वहां से CO2 को बाहर इन्वायरमेंट में उसका एक्सपिरेशन करता है या एक्सक्रेट करता है CO2 को। तो इस वजह से हम क्या पढ़ेंगे आज, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें हम बात करेंगे। जो एयर जाती हमारे अंदर लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से किस प्रकार वो ब्लड से होती हुई हमारी सेल तक पहुंचती है, तो सारी चीजें किस में आएगी फ्रेंड? रेस्पिरेशन में आएगी। ठीक है, ये हमारी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंतिम टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसमें दो चीजें आती है फ्रेंड, ब्रीथिंग एंड गैस का एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। वो सारी बात हम यहां पे करेंगे आज। उससे पहले जितना हो सके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है? और आगे बता देना कि नेक्स्ट कौन सा सिस्टम पढ़ाना है, ठीक है ना? और सोच रहा हूं, आपने बताया नहीं, सोच रहा हूं मैं कि एनक्लेक्स की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूं थोड़ी, जैसे टाइम मिलता है, और या फंडामेंटल की, दोनों में से बताना आप किसकी स्टार्ट करें, ठीक है ना फ्रेंड? तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड रेस्पिरेशन। तो हेडिंग डाल देते हैं रेस्पिरेशन। क्या डाल देते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है फ्रेंड? रेस्पिरेशन, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड हम, रेस्पिरेशन की, तो फ्रेंड इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो हम एयर लेते हैं इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से जो एयर लेते हैं फ्रेंड, या गैसों का एक्सचेंज, गैसों का जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी की सेल के अंदर और इन्वायरमेंट से एयर आई हमारी बॉडी में गई और वहां पे O2 या ऑक्सीजन किसको दी? हमारी सेल को दी। वहां से CO2 को उठाया और बाहर इन्वायरमेंट में फेंक दिया। मतलब इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर जो एयर का आदान प्रदान है, गैसों का एक्सचेंज है, इसी को हम हम बोलते हैं फ्रेंड रेस्पिरेशन। किसको क्या बोलते हैं? ये सांस ले रहे हैं हम, बाहर निकाल रहे हैं, ब्रीथिंग ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ये जो सांस ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सांस ले रहे हैं तो लंग्स तक जा रही है, ये पूरी हमारी बॉडी तक जा रही है। हमारी यहां भी ऑक्सीजन जा रही है। अगर यहां ऑक्सीजन नहीं जाएगी ना तो ये ब्लैक हो जाएगी, यहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड? तो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी की सेल में या टिश्यू में जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है? अब यहां पे जो रेस्पिरेशन है फ्रेंड, यहां पे जो रेस्पिरेशन है उसके दो प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन के क्या होते हैं फ्रेंड? दो प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होते हैं फ्रेंड? एक होती है ब्रीथिंग। क्या होती है फ्रेंड? एक होती है ब्रीथिंग और एक होता है गैसों का एक्सचेंज, गैस एक्सचेंजेज, ठीक है? दो चीजें होती, दो चीजें यहां पे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। एक पढ़ेंगे ब्रीथिंग, एक पढ़ेंगे गैसों का एक्सचेंज। ब्रीथिंग में क्या होता है फ्रेंड? ब्रीथिंग में क्या होता है? एयर हमने हमारे लंग्स में डाली और लंग्स से बाहर निकाली। ये एक मैकेनिकल प्रोसीजर है, मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है ये? एक मैकेनिकल प्रोसेस है ये, जिसमें क्या होता है? एयर इनटू द लंग्स एंड
आउट फ्रॉम द लंग्स। ब्रीथिंग में क्या होता है फ्रेंड, एयर हमने ली, इन्वायरमेंट से एयर ली जिसमें CO बहुत सारी गैसेज होती है, खास करके O2, ठीक है। हमने एयर ली, हमारे लंग्स में गई और लंग्स से CO2 को बाहर निकाला। लंग्स में CO2 कहां से है, वो सारी एल्वेलाई में जो गैस एक्सचेंज होता है वो सब आगे बात करेंगे, वो इस टॉपिक में बात करेंगे गैस एक्सचेंज। यहां पे ब्रीथिंग की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड, ये समझने वाली बात है। रेस्पिरेशन में दो चीजें आती है, ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। ब्रीथिंग में क्या होता है फ्रेंड, हमने एयर डाली, एयर ली अंदर हमारे लंग्स में, फिर लंग्स से हमने क्या की, बाहर निकाली, ठीक है। और यहां पे गैस एक्सचेंज में क्या होता है फ्रेंड, गैस एक्सचेंज में दो चीजें होती है फ्रेंड, गैस एक्सचेंज में दो चीजें होती है। मान लो गैस का एक्सचेंज आपकी जो एल्वियोलाई प्लस कैपिलरी के बीच में है, ठीक है, एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में। यहां से दिखाई दे रहा है आपको, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में है, मान लो जो गैसों का एक्सचेंज आपकी एल्वियोलाई जो लंग्स में है और कैपिलरीज के बीच में है, तो इसको बोला जाएगा फ्रेंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है इसको, मैंने पहले भी बताया था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर गैसों का एक्सचेंज आपकी कैपिलरी प्लस सेल या टिश्यू, सेल या टिश्यू में हो रहा है, यहां पे आप कैपिलरीज की जगह ब्लड स्ट्रीम भी बोल सकते हो, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्रेंड, इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं, ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। ब्रीथिंग मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर हमारे लंग्स में डालते हैं और लंग्स से एयर बाहर या मूव होती है, एयर लंग्स में जाती है और वहां से बाहर निकलती है, ठीक है फ्रेंड। और गैस एक्सचेंज में क्या होता है फ्रेंड, गैस एक्सचेंज में दो चीजें होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जिसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो एल्वियोलाई प्लस कैपिलरीज के बीच में अगर गैस का एक्सचेंज होता है जो कि लंग्स में होता है, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और गैसों का एक्सचेंज अगर ब्लड स्ट्रीम या कैपिलरी एंड सेल एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है तो उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड यहां पे हम जो बात करेंगे आज, वो इसके बारे में बात करेंगे आज इस क्लास में। किसके बारे में, ब्रीथिंग के बारे में बात करेंगे, गैस एक्सचेंज के बारे में। ये जो सारी चीजें हैं ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज जो हम बात करेंगे वो ब्रीथिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ब्रीथिंग समझ में आ गया। ब्रीथिंग का मतलब होता है हमने एयर डाली, मतलब एयर हमारे लंग्स में गई और वहां से बाहर निकली, अंदर जाएगी CO2 और बाहर निकलेगी CO2। इसमें क्या क्या चीजें आएगी फ्रेंड, सांस लेना मतलब इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, और इनके बीच में भी एक प्रोसेस होता है जब रेस्टिंग स्टेज, सांस लिया थोड़ा सा रुके, वो रेस्टिंग फेज है, फिर हमने एक्सपिरेशन किया। तो यहां पे हम आज बात करेंगे ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग में फ्रेंड क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो मैं भी बता देता हूं। तो यहां पे देख लो आप, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना चाहो तो, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग की, ठीक है फ्रेंड। आज किसकी बात करेंगे, ब्रीथिंग की बात करेंगे। पूरा सिस्टमेटिक ढंग, एकदम सिस्टमिक तरीके से चलेंगे, ठीक है फ्रेंड। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में आपको पता है क्या होता है फ्रेंड, एयर कहां जा रही, लंग्स में एयर जा रही और बाहर निकल रही। अब यहां पे ब्रीथिंग में हम बात करेंगे फ्रेंड मसल्स, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। क्या बात करेंगे हम फ्रेंड, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग।
कौन कौन सी मसल है, या मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, बट यहां पे हम ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, तो मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग। ठीक है फ्रेंड, मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग, मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग की बात करें फ्रेंड, तो हमारी जो रिब्स होती है फ्रेंड, रिब, और हमारा जो लंग्स है पूरा, एक तरह से यूं बताऊं आपको, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो किसके द्वारा घिरी हुई चारों तरफ से, किसके द्वारा प्रोटेक्ट होती है, रिब केज के द्वारा। रिब केज के द्वारा, रिब केज किससे बना होता है, स्टर्नम से, हमारी 12 पेयर ऑफ रिब्स से, एंड थोरेसिक वर्टिब्री से। ठीक है, इससे हमारा रिब केज बना होता है, और इन्हीं रिब केज के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, यानी लंग्स होता है। ठीक है, अब जो रिब्स होती है ना फ्रेंड, उनके बीच में मसल्स पाई जाती है। उनके बीच में क्या पाई जाती है फ्रेंड, उनके बीच में मसल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है। उन्हीं मसल्स की वजह से, वो कुछ वॉल्यूंटरी होती है, कुछ इनवॉल्यूंटरी भी होती है, थोड़ी बहुत पार्शियली वॉल्यूंटरी होती है और पार्शियली इनवॉल्यूंटरी होती है। तो उन मसल्स को बोला जाता है फ्रेंड इंटरकोस्टल मसल। क्या बोला जाता है उन मसल्स को फ्रेंड, उन मसल्स को बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। क्या बोला जाता है फ्रेंड, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन मसल्स को बोला जाता है फ्रेंड इंटरकोस्टल मसल। जो ये इंटरकोस्टल मसल है फ्रेंड, इंटरकोस्टल मसल है ये हमारे उसमें क्या बोलते हैं, रिब्स के बीच में पाई जाती है। रिब्स के जो 12 पेयर रिब्स हैं उनके बीच में पाई जाती है, और इनकी जो संख्या होती है वो 11 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है फ्रेंड, 11 पेयर्स होती है रिब्स, सॉरी इंटरकोस्टल मसल की जो संख्या होती है वो 11 पेयर्स होती है। रिब्स होती है हमारी, कितनी होती है, 12 पेयर्स। रिब्स के कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इन रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, जो रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो 11 पाई जाती है। तो यहां पे मैं एक कौन कौन सी मसल है जो हमारे इस रेस्पिरेशन में या इस ब्रीथिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहां पे मैं एक एक को लिख देता हूं, फिर सारी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरी होती है फ्रेंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तीसरा होता है फ्रेंड डायफ्राम। डायफ्राम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे रेस्पिरेशन में या इस ब्रीथिंग में। ठीक है, फिर बात करें हम असेसरी मसल्स, असेसरी ब्रीथिंग मसल लिख दो, असेसरी ब्रीथिंग मसल्स। तो यहां पे हम 4 प्रकार की मसल्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें फ्रेंड, हम जैसे रेस्टिंग स्टेज, जैसे मान लो मैं अभी बात कर रहा हूं, जस्ट कोई एक्साइटेड में नहीं, कोई मैं हाइपर नहीं हूं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई एकदम रिलैक्स मूड में हो, एकदम रेस्ट, आराम से, या बैठा हूं मैं आराम से। जब मैं रेस्पिरेशन करूंगा या जब मैं ब्रीथिंग करूंगा, तब जो मैं मसल्स यूज करूंगा वहां पे एक्सटर्नल मसल यूज होगी ज्यादातर। एक्सटर्नल मसल ज्यादातर जो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग होगी वो एक्सटर्नल मसल से होगी, मसल्स प्लस डायफ्राम, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। ठीक है, एक रेस्टिंग फेज की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड, जब आप आराम से सांस ले रहे हो तब। अब यहां पे बात करें एक एक की फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल यहां पे सिर्फ ये 2 की बात करेंगे। इंटरकोस्टल मसल 2 ही होती है फ्रेंड, तीसरी होती है डायफ्राम। ये इंटरकोस्टल मसल नहीं है, बट ये भी क्या करता है, रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका। ये सारी मसल्स ही हैं, ठीक है ना, बट जो इंटरकोस्टल मसल है ये 2 है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है ना, तो यहां पे हम बात करें, अब इनमें जो नर्व सप्लाई होती है फ्रेंड, इन दोनों में
इन दोनों में जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है इंटरकोस्टल नर्व्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कहां कैसे जुड़ी होती है हमारे रिब्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये क्या करती है फ्रेंड, जो हमारा रिब केज है ना पूरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात कर रहा हूं, ये जो हमारा रिब केज है उसको एक तो ऊपर उठाती है, ऊपर अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये रिब्स से किस प्रकार जुड़ती है फ्रेंड, ये जो रिब्स से जुड़ती है, ये रिब्स से जुड़ती है ना फ्रेंड, तो ये इस प्रकार जुड़ती है, जैसे मान लो ये रिब है, ठीक है, ये रिब से मान लो, तो एक्सटर्नल जो मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो कहां जुड़ेगी, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, यहां पे जुड़ेगी फ्रेंड, यहां पे जुड़ेगी और नीचे आएगी फ्रेंड, नीचे आएगी मतलब कैसे आएगी, नीचे डाउनवर्ड, नीचे भी आएगी नहीं, ये नीचे जुड़ेगी, नीचे आएगी ये सारी मसल, ऐसे ऐसे आएगी नीचे, ऐसे आएगी नीचे, ऐसे नीचे आएगी, बट ये नीचे आएगी तो कैसे होके आएगी फ्रेंड, ऊपर से नीचे आएगी और किससे जुड़ेगी, अपर बॉर्डर, देखो यहां से लोअर बॉर्डर से निकली लेकिन ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ से, तो यहां से आगे की तरफ से नीचे से जुड़ेगी और आगे की तरफ से, जैसे नीचे की तरफ से जुड़ी और आगे की तरफ निकली, फिर नीचे की तरफ से जुड़ी आगे की तरफ निकली, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिससे क्या है, नीचे है ना, नीचे से जुड़ी हुई ना, नीचे वाला पोर्शन से, लोअर बॉर्डर से जुड़ी है रिब्स की, ठीक है ना, लोअर बॉर्डर से जुड़ी है फ्रेंड, इस प्रकार, इस प्रकार यहां से यूं जुड़ी, यूं जुड़ी, यूं निकली है फ्रेंड, यूं, ठीक है, ऊपर से आ रही है, ऊपर से, आगे से, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है फ्रेंड, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये तो समझ में आ गया कैसे जुड़ती है, ठीक है। और ये जो वाली जुड़ती है फ्रेंड, ये नीचे से जुड़ जाएगी, डाउनवर्ड ही जाएगी, डाउनवर्ड, बट कैसे जाएगी ये, जैसे लोअर बॉर्डर से जुड़ी और बैक साइड से ऐसे, बैक साइड से ऐसे जुड़ी, फिर बैक साइड से, फिर बैक साइड से, फिर बैक साइड से, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। जो एक्सटर्नल है, लोअर बॉर्डर से जुड़ी, ये रिब से मान लो, इस लोअर बॉर्डर से जुड़ी, लोअर बॉर्डर से जुड़ने के बाद इधर से निकलती है, निकल के फिर लोअर बॉर्डर से जुड़ी, फिर लोअर बॉर्डर से निकल के फिर आगे जुड़ी, फिर उससे निकल के आगे जुड़ी, ठीक है, ये तो हो गई एक्सटर्नल। और जो इंटरनल है वो लोअर बॉर्डर से जुड़ी बट बैक से निकली, दूसरी मसल के नीचे, दूसरी मसल के नीचे से निकली, ठीक है, दूसरी मसल, दूसरे रिब्स के नीचे से निकली, ठीक है, ठीक है ना, और ऐसे गई वो बैक साइड में, पीछे की तरफ, बैक साइड से, बैक साइड से, ये आगे की तरफ से जा रही, ये आगे की तरफ से जा रही, आगे की तरफ से जा रही, आगे की तरफ से जा रही, और रिब्स से नीचे जुड़ रही है, ठीक है। तो यहां पे जो दोनों मसल्स हैं फ्रेंड, दोनों मतलब या यूं बोल सकते हो, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हैं, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के जस्ट राइट एंगल में होती है, जस्ट क्या होती है, राइट एंगल में होती है, एक यूं जा रही, एक पीछे से जा रही, एक आगे से जा रही, एक पीछे से जा रही। अब यहां तो क्या होगा, देखो आप एक चीज सोचो, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये कहां से जुड़ी है फ्रेंड, ये नीचे से जुड़ी और आगे आ रही है, ठीक है, लोअर बॉर्डर से जुड़ के आगे आ रही है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऊपर उठेगी
और आगे जा रही है तो आगे खींचेगी, आगे खींचेगी ना, तो इसकी इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा रिब केज ऊपर उठता है ना, आगे की तरफ जाता है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ये चेस्ट या चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, हमारा लंग्स एक्सपैंड होगा। तो जब लंग्स एक्सपैंड होगा तो एयर आएगी, यानी इंस्पायरेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और ये वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, ये एक्सपीरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, इसमें क्या होगा फ्रेंड, एक्सपीरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसमें क्या होगा, ये हमारे रिब केज को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड ले जाएगी, डाउन एंड इनवर्ड, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन करेगी हमारे रिब केज, यानी लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहां पे एक्सपीरेशन में यूज होगी, बट यहां पे ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो खासकर एक्सरसाइज के समय यूज होती है। जब एक्सरसाइज के समय एक्सपीरेशन करते हैं ना, थक जाते हैं, ये वाला जो रेस्पिरेशन होगा ये इस इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के द्वारा, नहीं तो जो सारा खासकर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इसी के द्वारा हो जाएगा। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा डायफ्राम। अब डायफ्राम की बात करें फ्रेंड, डायफ्राम आपको पता है, डायफ्राम को मैंने कितनी बार पढ़ा चुका, बहुत बार पढ़ा है मैंने डायफ्राम को। जो डायफ्राम है फ्रेंड वो डोम शेप होता है। कैसा होता है, डोम शेप। कैसा शेप होता है डायफ्राम का, ऐसा डायफ्राम का ये शेप होता है। ये चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी और ये एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, ठीक है। डोम शेप होता है, इसकी शेप कैसी होती है, डोम, गुंबदाकार, ठीक है, डोम शेप होता है। और मस्कुलर, एक तरह से मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मसल्स की बनी हुई होती है ये, और ये हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, ये जो ऊपर जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल टेंडन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल टेंडन होता है, सेंट्रल टेंडन होता है। ये सेंट्रल टेंडन किससे जुड़ा होता है, ऊपर लोअर रिब से जुड़ता है। ऊपर किससे जुड़ेगा फ्रेंड, जो लोअर रिब से उनसे जुड़ा रहता है, ठीक है। और स्टर्नम से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है फ्रेंड, स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड, स्टर्नम से जुड़ा होता है। और बैक साइड में ये किससे जुड़ेगा, वर्टिब्री कॉलम से। वर्टिब्री कॉलम से वहां पे भी ऐसे प्रोसेस निकले रहते हैं, टेंडन के प्रोसेस निकले रहते हैं जो वर्टिब्री कॉलम से जुड़े हुए होते हैं, उनको बोला जाता है क्रूरा। क्या बोला जाता है फ्रेंड, क्रूरा। क्रूरा क्या बोला जाता है फ्रेंड, क्रूरा। तो ये जो डायफ्राम है फ्रेंड, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद डायफ्राम किस प्रकार हमारे रेस्पिरेशन में, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करता है। जब ये जैसे मान लो इस स्ट्रक्चर में है, ये मान लो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर इसकी ऐसी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों साइड से खींचेगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगी मान लो। तो ये जो चेस्ट कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी, तो चेस्ट कैविटी को एक्सपांड ही कर रहा है ना। तो इंस्पिरेशन में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंस्पिरेशन में या चेस्ट कैविटी को या हमारी थोरेसिक कैविटी को एक्सपांड करता है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं। एक्सपिरेशन में ये वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, यानी रिलैक्स हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो वो सारी बात हम करेंगे यहाँ पे फ्रेंड। जो रेस्टिंग स्टेज में मैंने बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम ही है जो हमारे पूरे ब्रीथिंग में या रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये मसल्स। तो इसमें जो इस डायफ्राम के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है डायफ्राग्मेटिक रेस्पिरेशन। डायफ्राग्मेटिक रेस्पिरेशन, और इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 75% जो रेस्पिरेशन होता है उसमें डायफ्राम का महत्वपूर्ण रोल होता है। जो 75% रेस्पिरेशन होता है फ्रेंड या ब्रीथिंग होती है उसको बोला जाता है डायफ्राग्मेटिक रेस्पिरेशन,
या डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग, ठीक है, डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग लिख सकते हो, रेस्पिरेशन मत लिखो, ब्रीथिंग लिखो, क्योंकि ब्रीथिंग की बात कर, रेस्पिरेशन में फिर पूरा आ जाएगा ब्रीथिंग, ठीक है। तो यहां पे जो ब्रीथिंग होती है फ्रेंड, जो रेस्पिरेशन होता है वो 75% रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो डायफ्राम निभाता है। फ्रेंड मैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेस्पिरेशन का ही पार्ट है ब्रीथिंग, ठीक है ना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग प्लस गैस एक्सचेंज, तो अभी हम बात करें ब्रीथिंग की, गैस एक्सचेंज की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि रेस्पिरेशन भी बोल रहा है ब्रीथिंग भी बोल, रेस्पिरेशन का ही पार्ट है ब्रीथिंग, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट असेसरी ब्रीथिंग मसल। असेसरी ब्रीथिंग मसल, असेसरी ब्रीथिंग मसल का मतलब होता है कि या तो हमारे लंग्स में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, या हमें कुछ फोर्सफुली सांस लेना पड़े या फोर्सफुली ब्रीथिंग करनी पड़े, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई जैसे हम करते हैं ना कई बार योगा करते हैं, क्या बोलते हैं, कपालभाति, तो फोर्सफुली एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ये ऐसे हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे यही चीजें करेंगे, यहां पे दो चीजें आ जाएगी फ्रेंड, एसेसरी ब्रीथिंग में दो चीजें आएगी, एक तो होगा फर्स्ट फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब मैं जोर लगा के ताकत लगा के सांस ले रहा हूं, अंदर ले रहा हूं, तो आप देखो यहां पे कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहां पे ये जो मसल है फ्रेंड इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, आपको पता हो तो यहां पे ये मसल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्टर्नो क्लेडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड जो मसल्स होती है वो इस फोर्सफुली या फोर्स इंस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोर्स इंस्पिरेशन में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड दूसरी बात, एक तो फर्स्ट हो गई इसमें, तो कौन सी मसल आ गई, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ये ध्यान रखना, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन में। दूसरी बात करें हम यहां पे, दूसरी बात में कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, दूसरी हम इसकी बात कर रहा हूं मैं असेसरी ब्रीथिंग मसल, दूसरी में बात कर रहा हूं फोर्स एक्सपिरेशन, ताकत लगा के मैं गैस मतलब एयर को बाहर निकाल रहा हूं लंग्स से, क्या बोलते हैं कपालभाति, आपने पता हो कपालभाति जो एक्सरसाइज होती है फ्रेंड, उसमें क्या होता है फोर्सफुली हम एयर को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो वो किसकी एक्सरसाइज होती है, पेट की एक्सरसाइज, और खास करके सिक्स पैक मसल, और सिक्स पैक मसल्स कौन सी होती है फ्रेंड, रेक्टस एब्डोमिनिस, कौन सी होती है फ्रेंड, 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 रेक्टस एब्डोमिनिस। ये जो मसल है ये यूज होती है, इसका प्रयोग होता है हमारे एक्सपिरेशन में, जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं फ्रेंड, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं तब, या एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में समझ जाना, तब ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल बहुत महत्वपूर्ण, ये वाली, ये जो सीधी सीधी दिखाई दे रही जहां पे आपको सिक्स पैक बनते हैं, देखा होगा किसी ने, ये होती है रेक्टस का मतलब होता है एकदम सीधी, ठीक है ना, लंबी। तो ये मसल्स है फ्रेंड रेक्टस एब्डोमिनिस एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीथिंग का साइकिल किस प्रकार होता है, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है वो किस प्रकार होता है, वो सारी बात करेंगे, एक साइकिल पढ़ेंगे, ब्रीथिंग साइकिल, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में गैस एक्सचेंज पढ़ेंगे, और कुछ फिर टर्मिनोलॉजी है थोड़ा सा यार, जो एयर जाती है ना उसको क्या क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, और ऐसे कुछ शब्द हैं, उनको थोड़ा सा ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे,
ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी हम बात करेंगे साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग क्या फ्रेंड? साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग, जो साइकिल ऑफ ब्रीथिंग है, साइकिल ऑफ ब्रीथिंग का मतलब मैंने बताया कि जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स में जा रही एयर, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, अंदर जा रही है और बाहर निकाल रही है, उसमें जो प्रोसीजर होता है, जिसमें जो फेज होती है, वो या एक साइकिल बनता है, वो तीन फेज में मिलके बनता है। तो फर्स्ट हो गई फ्रेंड इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपीरेशन, और तीसरा होता है पोज या रेस्टिंग फेज। क्या होती है फ्रेंड? रेस्टिंग फेज। हमने एयर ली, मान लो सांस ब्रीथिंग कर रहे हैं हम, थोड़ा रेस्ट, ऐसे थोड़ी करते हैं, तो थोड़ा रेस्ट आता है ना बीच में, वो यही फेज है, रेस्टिंग फेज। अब यहां पे फ्रेंड थोड़ा सा आप ब्रीथिंग के बारे में बात करें हम, तो देखो एक चीज है यहां पे, एक मान लो एक साइकिल का टायर है और एक बस का टायर है, ठीक है। उसमें हमने 5 पौंड हवा भरी, साइकिल के टायर में भी और बस के टायर में, दोनों में बराबर बराबर हवा भरी हमने। तो जो प्रेशर है वो ज्यादा किस में होगा? प्रेशर ज्यादा किस में होगा फ्रेंड? साइकिल वाले टायर में होगा। बस वाले टायर में कम होगा। क्यों? क्योंकि बस वाला टायर बड़ा है। बड़ा है मीन्स उसका वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा? अगर वॉल्यूम बड़ा है तो वहां पे प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर अधिक होगा। तो इसी प्रकार लंग्स में क्या होता है फ्रेंड? लंग्स जैसे एक्सपैंड होता है, ठीक है, या हमारी थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होती है, फूलती है, तो लंग्स भी फूलेगा। लंग्स फूलता है तो वहां पे क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर किससे कम हुआ? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वातावरणीय दबाव है, उससे कम हुआ। तो जो एयर है, उस प्रेशर, उस खाली जगह को जहां प्रेशर कम हुआ, मतलब जब एयर जाती है वो कहां जाती है? हाई टू लो प्रेशर। एयर किधर जाती है फ्रेंड? हाई टू लो प्रेशर, ये ध्यान रखना आप। हाई टू लो प्रेशर जाती है, जहां पे हाई प्रेशर होगा उधर से जाएगी लो प्रेशर की तरफ। तो जब चेस्ट एक्सपेंड होता है तो एयर अंदर जाती है, उसको बोला जाता है इंस्पिरेशन। तब चेस्ट एक्सपांड हो रहा है। फिर क्या होगा? जब चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम का भी ऊपर आएगा, रिलैक्स होगा पूरा, रिब केज एकदम, तो लंग्स भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तब क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अब उस प्रेशर को कम करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर वातावरणीय दबाव की तरफ जाएंगे ना, कम प्रेशर की तरफ, तो एयर बाहर निकलती है, उसमें बोला जाता है एक्सपिरेशन। वो एक्सपिरेशन में होता है। यहां पे इन दोनों के बीच में जो रेस्टिंग फेज आती है वो होती है रेस्टिंग फेज। अब यहां पे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड। ये तो मैंने एक जस्ट मोटी मोटी बात समझाई थी कि भाई हमारी एयर किस प्रकार जाती है। इंस्पिरेशन में क्या बताया मैंने फ्रेंड? 2 मसल्स काम करती है यहां पे। कौन कौन सी मसल्स काम करती है फ्रेंड? 2 मसल्स काम करती है यहां पे। कौन सी मसल्स काम करती है फ्रेंड? 2 मसल्स काम करती है इंस्पिरेशन में। फर्स्ट होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरी होगी डायफ्राम, या दूसरा हो गया डायफ्राम, ठीक है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है फ्रेंड? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या करती है? ये क्या करती है? रिब केज को अपवर्ड ऊपर उठाती प्लस आउटवर्ड,
ठीक है। अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी चेस्ट एक्सपैंड होता है। क्या होता है फ्रेंड? चेस्ट एक्सपैंड होता है और एयर एंटर इनटू द लंग्स। ठीक है, चेस्ट एक्सपांड होगा तो एयर जाएगी अंदर, लंग्स के अंदर। ठीक है, ये इंस्पिरेशन में ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा डायफ्राम, ये तो समझ में आ गया ना, अपवर्ड ऊपर गया, आगे गई तो एक्सपेंड होगा, वहां वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लंग्स की तरफ क्या गई? लंग्स की तरफ क्या गई फ्रेंड? लंग्स की तरफ क्या गई? लंग्स की तरफ क्या गई? एयर गई। यहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन। इसी के साथ इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसका? हमारे डायफ्राम का। इसका भी क्या होगा फ्रेंड? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब डायफ्राम जैसे मान लो ये है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस पोजीशन में आ जाए, मतलब इस पोजीशन में तो नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा और यूं मान लो ये पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो जगह है, तो ये जो जगह है, ये चेस्ट कैविटी का या चेस्ट या थोरेसिक कैविटी का क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। तो मतलब चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो गई, तो एक्सपांड हो गई तो एयर अपने आप आएगी। ठीक है, और वैसे भी फ्रेंड हमारा जो डायफ्राम है वो लंग्स की जो लेयर है, लंग्स की जो लेयर है, कौन सी लेयर है फ्रेंड? पेराइटल प्लूरा एंड विस्ट्रल प्लूरा है। तो जो आउटर लेयर है फ्रेंड पेराइटल प्लूरा, उससे जुड़ा हुआ होता है। बाहरी जो लेयर है, मैंने बताई थी पिछली क्लास में लंग्स पढ़ाया था, तो उससे भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो डाउन जाएगा, डाउन जा रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डाउन जा रहा है, तो डाउन जाएगा तो वहां पे जगह बढ़ेगी, जगह बढ़ेगी तो जगह मतलब वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। ठीक है फ्रेंड, और यहां पे जो इंस्पिरेशन होता है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे जो इंस्पिरेशन होता है वो 2 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का होता है इंस्पिरेशन। कितने सेकंड का होता है फ्रेंड? ये ध्यान रखना, 2 सेकंड का इंस्पिरेशन होता है। ऐसे अब 2 सेकंड का जो इंस्पिरेशन हुआ, एयर गई कहां पे गई? एल्वेओलाई पे गई। जैसे एयर एल्वेओलाई पे जाएगी फ्रेंड, वो तो मैं अभी बाद में बात बताऊंगा, गैस एक्सचेंज। यहां पे वीनस ड्रेनेज भी होता है। क्या होता है इसी स्थिति में? क्या होता है फ्रेंड? वीनस ड्रेनेज भी होता है। वीनस क्या होता है? वीनस ड्रेनेज। अब यहां पे जो वीनस ड्रेनेज होगा फ्रेंड, वैसे तो मैं गैस एक्सचेंज में बताऊंगा ये सब चीजें, बट थोड़ा सा बुक्स में दे रखा था तो मैं बता देता हूं। वीनस ड्रेनेज होगा तो इसमें क्या होगा? जैसे एल्वेओलाई में एयर पहुंची यानी ऑक्सीजन पहुंची, तो वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आया था हमारे लंग्स में, हार्ट के द्वारा, हार्ट से कहां से? राइट वेंट्रिकल से निकल के आया पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, फिर वहां से कैपिलरी में बदला, उसने वहां पे डिफ्यूजन के द्वारा एल्वेओलाई को तो CO2 दे दी और एल्वेओलाई से ऑक्सीजन ले ली, तो फिर वो जो कैपिलरी है वो वेन्यूज में बदली, वेन्यूज से बदल के वेन्स में बदल गई, फिर वेन्स कौन सी बनी? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहां पे आ गई? हार्ट में आई। हार्ट में कहां पे आ गई? लेफ्ट एट्रियम में आ गई। लेफ्ट एट्रियम से आके वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आई, फिर वहां से सारे सप्लाई कर दी। यहां पे वीनस ड्रेनेज इसलिए बोला है क्योंकि वेन के द्वारा हो रहा है वो, नहीं तो वीनस ड्रेनेज में क्या हो जाता है? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहां से जब लंग्स से वीनस ड्रेनेज होगा तो हमेशा यहां पे क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है फ्रेंड, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, हमेशा वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट लंग्स की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये कितना? 2 सेकंड का इसका टाइम पीरियड होता है। एक्सपिरेशन की बात करें फ्रेंड, एक्सपिरेशन की बात करें तो यहां पे जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाती है? इसमें रिलैक्स हो जाती है।
लिखने की जरूरत नहीं ना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्सपिरेशन की। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होती है, डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, डायफ्राम वापस आ जाएगा। यहां पे चेस्ट जो थोड़ी सी कैविटी है वो डाउनवर्ड जाएगी एंड आउटवर्ड की जगह इनवर्ड जाएगी, तो वापस रिलैक्स हो जाएगी और वहां पे क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, एक्सपीरेशन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपीरेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड, एक्सपीरेशन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, एक्सपीरेशन होता है। और ये जो फेज है, ये साइकिल का फेज है, ये 3 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है, 3 सेकंड का होता है। 3 सेकंड का होता है। फ्रेंड एक बात बता दूं मैं, हम जो 1 मिनट में रेस्पिरेशन करते हैं वो कितना होता है पता है आपको? 1 मिनट में जो सांस लेते हैं हम, या रेस्पिरेशन समझो, वो कितना होता है, कितना होता है? वो होता है फ्रेंड 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है ना, 16 से 20। किसी बुक्स में 12 से 16 दे रखा है, किसी में 12 से 15 दे रखा है, अलग अलग बुक में अलग अलग, तो मैंने यहां पे 16 से 20 लिखा है, 16 से 20। ये जो साइकिल है फ्रेंड, ये वाला साइकिल, ये 1 मिनट में 16 से 20 बार होता है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितनी बार होता है फ्रेंड, 16 से 20 बार होता है, ठीक है। तो जो एक्सपिरेशन है वो 3 सेकंड का होगा, ठीक है। एक्सपिरेशन में एक बात है फ्रेंड, जब लंग्स से एयर बाहर निकलती है ना, तो उसमें पूरी एयर बाहर नहीं निकलती। अगर पूरी एयर बाहर निकल जाएगी तो शायद थोड़ा सा कोलैप्स होने के चांस, वहां पे एयर रन की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं हम रेजिड्यूअल, मतलब वहां पे अवशिष्ट रुकी हुई, अवशिष्ट बोलते हैं उसको, अवशिष्ट एयर बोलते हैं, वो जरूरी है वहां पे, जिसकी वजह से हमारा लंग्स क्या है, कोलैप्स नहीं होता। कोलैप्स नहीं तो बिल्कुल एकदम चिपक के आ जाए। वैसे तो कोलैप्स किसकी वजह से भी नहीं होता, वहां पे हमारे प्लूरल कैविटी है ना, वहां पे जो प्लूरल फ्लूइड है वो भी क्या है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट रखता है, नेगेटिव प्रेशर रखता है, जिसकी वजह से भी कोलैप्स नहीं होता। बट जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो पूरा एकदम लंग्स खाली नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना। तो वहां पे जो बचता है उसको रेजिड्यूअल वॉल्यूम बोला जाता है। वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कौन कौन से चीजें होती है, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडियल वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वो बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड पॉज या रेस्टिंग फेज। ये रेस्टिंग फेज दोनों के बीच की फेज है। जैसे हमने इंस्पायर किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद एक्सपिरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपिरेशन। तो ये जो फेज है फ्रेंड पॉज, वो 1 से 2 कितनी होती है, 1 से 2 सेकंड की होती है, इनके बीच की होती है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये होती है 1 से 2 सेकंड की, ठीक है। और रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। तो फ्रेंड ये था रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गैस एक्सचेंज। मतलब रेस्पिरेशन में हमने क्या बात की, ब्रीथिंग की बात कर ली, ब्रीथिंग में कौन सी मसल्स यूज होती है और ब्रीथिंग का जो साइकिल होता है वो किस प्रकार का होता है, ये सारी बातें हमने यहां पे कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गैस एक्सचेंज, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड जल्दी से बताओ कि यार अब नेक्स्ट जो क्या पढ़ाएं यार, नेक्स्ट बताओ आप, है ना, कौन सा सिस्टम पढ़ाए या फंडामेंटल पढ़ाएं। वैसे सिस्टम तो चलेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी चलती रहेगी, बट मैं सोच रहा हूं कि यार एनक्लेक्स स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना आप। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।